m इज प्रोपोर्शनल टू आया था अंडर रूट में L1 L2 और m इज इक्वल टू आ गया था k, ये लिख लिया था, और k को क्या लिखा था, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। अब इसकी इसी के आगे इसकी कंडीशंस हैं। फर्स्ट, इफ k इज इक्वल टू 0, k 0 होने का मतलब हुआ कि यहां पर कोई भी कपलिंग नहीं होगी। इसका मतलब है कि एक कॉइल से दूसरी कॉइल में फ्लक्स जाएगा ही नहीं। जब k 0 होगा तो उस कंडीशन में एक कॉइल से दूसरी कॉइल में फ्लक्स पास नहीं होगा। कैसे रखें फिर हम उसे, एक कॉइल को हमने ये रख दिया है और दूसरी कॉइल ऐसे रख दी है। अब सोच के देखो, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अब इस कंडीशन में फ्लक्स पास नहीं होगा। इसमें से सोचो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से फील्ड लाइन ऐसे करके ऐसे जाएंगे, सही है। फील्ड लाइन तो पास होंगी लेकिन फ्लक्स नहीं है। वो फ्लक्स कौन होता है, जो फील्ड लाइन परपेंडिकुलर पास है, मतलब उसे इसके यहां से जाना चाहिए था, यहां से, सही है। और वो जा कहां से रही है, ऐसे 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 चल रही है, यहां से जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं। फ्लक्स होता है जो परपेंडिकुलर पास होना चाहिए फील्ड लाइन को, तो वो यहां से एंटर करना चाहिए। तो इस समय कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, नहीं होगा तो k 0 हो गया, ठीक है। सेकंड, इफ k इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब तो बता ही चुके हैं क्या है, ये टाइट कपलिंग है ये, यानी कि इसमें जितना फ्लक्स एक से पास होगा वो पूरा का पूरा दूसरे से पास हो जाए, तो ये कंडीशन है, सही है। इसमें से एक फ्लक्स, एक कॉइल से फ्लक्स जितना होगा वो अपने आप ही किसमें जाएगा, दूसरे से पास होगा। तो ये कौन सी है, टाइट कपलिंग है। k की वैल्यू कितनी है, 1, k इज इक्वल टू 1। थर्ड, इफ k इज बिटवीन 0 एंड 1, k 0 और 1 के बीच में, तो ये नॉर्मल या जनरल कपलिंग है। नॉर्मल या जनरल कपलिंग है ये, जब k की वैल्यू कितनी हो, 0 और 1 के बीच में होगी, तो ये जनरल कपलिंग बोलते हैं। और ये कैसे होगी, एक कॉइल हमारे पास ये होगी और दूसरी कॉइल ये, सेकेंडरी और ये प्राइमरी। अब इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स दूसरे से पास होगा लेकिन फ्लक्स पूरा नहीं होगा। भाई कुछ मैक्सिमम तो ऐसे चलेगा ही चलेगा, परपेंडिकुलर पास हो रहा है, फ्लक्स पास हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे आगे जाएगा, कुछ इधर से भी चला जाएगा, मतलब 100% पास नहीं होगा। ये जनरल कपलिंग है, यही नॉर्मली हम यूज करते हैं। टाइट कपलिंग हर समय नहीं कर सकते, क्यों, हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो जाए। नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो दूसरी वाली कॉइल होगी वो बहुत ज्यादा थिकनेस उसकी और ऊपर चली जाएगी। जब एक कॉइल गर्म पड़ेगी तो दूसरी भी गर्म पड़ेगी, तो फॉल्ट होने के चांस भी ज्यादा हो जाएंगे। ये कंडीशन तो आइडियल है लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी आएंगी। और इसमें क्या है, दोनों कॉइल अलग अलग हैं, दोनों अपने अपने टेम्परेचर मेंटेन करेंगी, सब कुछ अपना अपना है उनका। लीकेज होगी, ऐसा नहीं 100% होगा, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हो गई, k 0 हो सकता है 1, 0 और 1 की कंडीशन ये हो गई, और नॉर्मली जो जनरल कपलिंग है वो ये होगी, ठीक। यही कपलिंग हम ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें यही यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर भी म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है वो किस पर वर्क करता है, म्यूचुअल इंडक्शन पे। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा, एक कॉइल में हम करंट फ्लो कराते हैं, उससे दूसरे में इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, तो वही म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है ट्रांसफार्मर, जो जनरल कपलिंग पे वर्क करता है। मतलब उसमें एक कॉइल इधर बनी होगी, एक इधर, हम एक इनपुट दे देंगे, उसे इनपुट दे देंगे, वो इनपुट म्यूचुअल के थ्रू किसमें से ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे। मतलब जितनी एनर्जी हम देंगे वो एनर्जी म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू कहाँ चली जाएगी, दूसरे में, यानी कि दूसरे में करंट फ्लो होगा, वो करंट आगे चला जाएगा। वो अलग बात है, उसका यूजेस वगैरह भी पढ़ेंगे जब हम ट्रांसफर पढ़ेंगे तब। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर, वही सीरीज और पैरेलल पढ़ना है, तो पहले चलते हैं इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे, यानी कि वही कॉइल ले लेते हैं सीधे सीधे हम। एक कॉइल ये जिसका सेल्फ इंडक्शन है L1, इंडक्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, L1। फिर इसके बाद दूसरी कॉइल ले लो और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L2। इन्हें हमने क्या किया,
कनेक्ट कर रहे हैं हम इसे सोर्स से। अब वो भी कौन सा सोर्स है, एसी या डीसी। अब ये थोड़ी प्रॉब्लम ये आती है, कौन सा सोर्स लेंगे हम यहाँ पर। एसी सोर्स ले लिया हमने ना, कौन ले लिया, एसी। अभी अगली जो चैप्टर आएगा ना उसमें एक बात पढ़ेंगे कि जो इंडक्टर होता है उसका जो रेजिस्टेंस है वो होता है XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। F फ्रीक्वेंसी है, ये रेजिस्टेंस है, अभी समझ लो बस, ये रेजिस्टेंस है, L इंडक्टर है यानी कि इंडक्टेंस की वैल्यू। फ्रीक्वेंसी डीसी की होती है 0, डायरेक्ट करंट होता है, उसमें कोई वेव्स नहीं बनती जो फ्रीक्वेंसी आएगी। और जो एसी हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज जो अपने यहाँ चल रही है। तो एसी के लिए तो ये इंडक्टर जो है वो रेजिस्टेंस जनरेट करेगा, लेकिन डीसी के लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। दिखाई दे रहा है क्लियर। डीसी में F 0 रखोगे, X मतलब रेजिस्टेंस 0, और जब हम इसे रखेंगे तो कुछ भी आए वैल्यू तो आएगी, सही है। तो अगर हम यहाँ पर डीसी लगा देते हैं तो भी हमें अभी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी पता है, ये जो भी हम बात कर रहे हैं अब इस समय इंड्यूस्ड की बात हो रही है। अगर हम यहाँ डीसी लगा देंगे तो बस 0 टू मैक्सिमम वाली कंडीशन आएगी, ऑल टाइम नहीं चलने वाला है। और एसी जो है वो वेव है यानी कि वेरिएशन दिखाएगी। जब ये वेव वेरिएशन दिखाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ही होगा। मतलब यहाँ डीसी लगा दें तो भी कर सकते हैं, डेरिवेशन को मना नहीं है, लेकिन डीसी में एक बस 0 टू मैक्सिमम वाली जो मैंने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह में शो किया हुआ है, 0 टू मैक्सिमम या मैक्सिमम टू 0, उतनी देर के लिए करंट फ्लो होगा बस, फिर नहीं हो रहा है। और एसी लगा देंगे तो वो चलता रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या लगाया हुआ है इसमें, एसी लगाया हुआ है, क्योंकि डीसी में करंट जाएगा इस तरह से, ऐसा। तो 0 से मैक्सिमम तक बस इतनी देर के लिए चलेगा, फिर नहीं चल रहा है। जब हमें तो पूरे टाइम चलाना है भाई, पूरा पढ़ना ही है तब हमें, तो इसलिए क्या लगा दिया, एसी सोर्स। और एसी सोर्स का ये सिंबल है जिसमें कि हम ये वेव की तरह से वो बना दिया है। डीसी, एसी और डीसी, हाँ, वो पढ़ा था, मोटर पढ़ाई थी, मोटर पढ़ाई थी, बस उसी से बनता है। उसमें क्या हो जाता है, तो मोटर में डीसी और एसी मोटर पढ़ाई थी दो, उसमें हमने वो स्प्लिट रिंग्स ली थी और एक में हमने रिंग्स ली थी, ठीक है। हम वहाँ पे तो जब मोटर थी वो, तो हम वहाँ पे करंट दे रहे थे, उसे करंट दे रहे थे, वो कॉइल घूम रही थी। दोनों पढ़ाए थे, एसी भी और डीसी भी। उसी के हिसाब से मैंने बताया था रिंग कैसी यूज करनी है, तुम्हें बताया था। अब वो जब हमने करंट दिया तो मोटर घूमी, मोटर घूम गई। इसका उल्टा, जब अगर मोटर को घुमाएंगे, मतलब उस आर्मेचर को हम क्या करेंगे, घुमाएंगे। अब पढ़ी लो, जब इसने बोल दिया, जैसे ही हम आर्मेचर को घुमाएंगे, वो आर्मेचर क्या है, कॉइल से बना हुआ है, वो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, उसका फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और अगर सर्किट पूरा हुआ तो इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, वो करंट इससे बाहर निकलेगा। वही मोटर सेम जनरेटर का काम करने लगेगी, ठीक है। और उसे तुम एक्सपेरिमेंटली चेक भी कर सकते हो, घर पे जाना, टेप रिकॉर्डर वाली एक छोटी सी मोटर आती है, इतनी सी, ठीक है, जो खिलौने वगैरह में लगी होती है आजकल, वो मोटर ही लगी है कई जगह। रोबोट वगैरह कुछ भी तोड़ लेना घर में से, वो मिल जाएगी तुम्हें। तो वो छोटी सी मोटर निकलेगी, उसमें आगे पुली लगाना उस पर कुछ भी, और पुली लगाने के बाद एक छोटा सा सेल लेना, वो 1.5 वोल्ट की होती है जहाँ तक है, या 3 वोल्ट की होगी ज़्यादा, सेल लगाना उसमें, और जैसे ही सेल लगाओ मोटर चलना स्टार्ट हो जाएगी तार में। उल्टा कर देना उसे, उस मोटर में पुली लगा के, और इस जहाँ पे वो वायर से, वहाँ पे 1.5 वोल्ट का बल्ब ले आना, एलईडी बल्ब आते हैं, वो लगा देना, और उसे मोटर को पहिए से कनेक्ट कर देना, पहिया घुमाना, उसे लगा देना, वो बल्ब जलने लगेगा। मतलब वही मोटर जब हम करंट दे रहे हैं तो वो घूम रही है, और जब उसके आर्मेचर को हम घुमा रहे हैं तो वो करंट दे रहा है वापस। तो अब इससे एक चीज क्लियर हुई कि जो मोटर है वही जनरेटर बन जाएगा अगर हम आर्मेचर को घुमाना शुरू कर देंगे तो तेरा वो टॉपिक खत्म, जनरेटर वाला। एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों के दोनों मोटर वाली वर्किंग ही है, बस उसमें करंट दे के हमने मोटर को घुमाया था, इसमें आर्मेचर घुमाएंगे और करंट ले लेंगे,
और वही डिफरेंस है दोनों में रिंग्स का, बस। अब जो बनती है बात वो आती है, अगर एक टर्मिनल जो रिंग्स बनी हुई है, या कहो जो ब्रशेस लगा रखे थे तूने B1 B2 कार्बन के, वो ब्रशेस में से एक टर्मिनल हमेशा पॉजिटिव बना रहा है, एक हमेशा नेगेटिव, तो वो DC है। और अगर हाफ साइकिल में वो पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी चेंज कर रहा है तो वो AC है। तो बनेगी कैसे वो पता लग गई, वो हम पे डिपेंड करता है हमने रिंग्स कैसे सेट की हुई है। अगर रिंग्स ऐसे सेट की है कि वो टर्मिनल सेम बना रहेगा, वो बदलेगा नहीं, तो वो DC तैयार कर रहे हैं। और अगर वो रिंग चेंज हो रही है यानी कि पोलरिटी चेंज कर रही है तो वो AC। समझ गए? तो एक टॉपिक खत्म हो गया है। कौन सा? AC और DC जनरेटर। मोटर वाली सब कुछ वही है, बस आर्मेचर घुमाने लगना, ठीक है। और मोटर उसकी डेफिनेशन बोलेंगे तो बोल देंगे मैकेनिकल एनर्जी को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देता है। मोटर में लिखी थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करती है डिवाइस, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर, यहाँ से इसका EMF सपोज E है, टोटल EMF हमने कितना दिया, E। इंड्यूस की बात कर रहे हैं इसलिए स्मॉल E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके पास पहुंच गया E1 और इसके पास है E2। एक चीज तो क्लियर है कि करंट सीरीज है, करंट कहीं कुछ होना नहीं है, तो करंट कैसा रहेगा, सेम। करंट सेम होगा इन दोनों में, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E = L/di/dt है मेन फॉर्मूला। तो E = क्या है, L/di/dt। हमें क्या चाहिए, E1 और E2 चाहिए। तो फॉर फर्स्ट इंडक्टर, पहले इंडक्टर की अगर हम बात करें तो E1 = L1 और I सेम है तो रेट ऑफ चेंज इन करंट भी, तो 1 मत लिखो इसे, करंट सेम है तो di/dt ही लिखो, फर्स्ट इक्वेशन। फॉर सेकंड इंडक्टर, सेकंड के लिए होगा E2 = L2 और di/, ये भी वही बात, करंट कैसा है, सेम, तो ऐसे ही छोड़ दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हम लिख देते हैं इफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस is L, then total induced EMF E = होगा L/di/dt। करंट तो सेम है ही, तो di/dt रहेगा, वो चाहे टोटल निकालो चाहे अलग अलग निकालो, तो di/dt सेम। और टोटल हमने ले लिया कि इक्विवेलेंट के इंडक्टेंस कितना है, L है, तो टोटल EMF E = क्या होगा, L/di/dt बाई लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जब भी पोटेंशियल की बात आएगी तो कंजर्वेशन लॉ किसका आएगा, एनर्जी का। तो E किसके इक्वल होगा, और E की वैल्यू है L/di/dt, इसकी वैल्यू है L1 di/dt और प्लस L2 di/dt। di/dt कॉमन ले लो और यहां पर di/dt कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, L1 प्लस, तो ये सेम रेजिस्टेंस जैसा रिजल्ट आ रहा है, L = क्या आ गया, L1 प्लस L2, सेम रेजिस्टेंस वाला रिजल्ट है। और कंसेप्ट भी सेम ही है, वहां भी हमने करंट को सेम किया था और पोटेंशियल जो ऐड किया था V = V1 + V2, वही यहाँ किया है हमने, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल, वही कंडीशन यहाँ भी रहेगी, मतलब E सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम है तो क्या सेम होगा, E। तो कॉइल को कनेक्ट करने का प्रोसीजर भी वही, एक कॉइल लगा दें हम और इसके बाद फिर दूसरी कॉइल, और इनके सेम टर्मिनल एक पॉइंट पर और दूसरे वाले दूसरे पर, और फिर इससे कनेक्ट कर देते हैं AC। अब इसमें क्या होगा, करंट तो सेम होगा, नहीं पोटेंशियल सेम होगा, करंट चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल तो यहाँ से सेम ही जाना है, E है तो E रहेगा सब में, लेकिन करंट वेरी करेगा, करंट अलग अलग चलेगा, I1 और I2 होगा। तो फर्स्ट इंडक्टर के लिए E सेम हो गया, L1 रहेगा ही, और यहाँ आएगा di/, यही आएगा। यहां से ऐसा करते हैं, इस di/dt की वैल्यू निकाल देते हैं, तो E/L1 और di/dt, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फॉर सेकंड इंडक्टर, सेकंड इंडक्टर के लिए E/L2 हो जाएगा और di/2 इक्वेशन नंबर सेकंड।
अब हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट तो यही ले लेते हैं, टोटल करंट। टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस, डिफ्रेंशिएट कर दो इसे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। तो I का डिफ्रेंशिएशन होगा DI ओवर DT, इसका होगा DI1 अपॉन DT, और फिर आएगा DI2 अपॉन DT। DI ओवर DT तो पता ही है, डायरेक्ट लिख दें, यही लिख देते हैं I टोटल करंट, देन डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं यहां पर DI अपॉन DT विल बी इक्वल टू E ओवर L, ठीक है। तो DI अपॉन DT हो गया E अपॉन L, इसकी वैल्यू होगी E अपॉन L1 और इसकी वैल्यू आएगी E अपॉन L2। E अपॉन L, E कॉमन, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2, E से ही 1 अपॉन L किसके ऊपर आएगा, 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन। तो इंडक्टर का रिजल्ट सेम है जो कि सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टेंस का है, सही है, बिल्कुल सेम रिजल्ट आ रहा है। लिख दो। जनरेटर कैसा होता है, सेम मोटर की तरह ही होगा, वर्किंग जो है मतलब उसकी बस क्या करना है, आर्मेचर को घुमाना है तुम्हें। इंड्यूस्ड करंट मिलेगा कैसे, वो मैं फिगर से समझा देता हूं, बाकी थ्योरी नहीं लिखाएंगे, समझ लो। लेकिन जनरेटर की बात करते हैं, AC और DC दोनों में बस रिंग में डिफरेंस आना है और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये हमने नॉर्थ पोल लिया, ये साउथ पोल ले लेते हैं। ये हमारे पास है कॉइल और ये वायर्स आ गए, ठीक है। अब क्या इसे हमें घुमाना है, करंट नहीं देंगे, घुमाएंगे तो करंट मिलेगा हमें, तभी तो जनरेटर होगा। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में चेंज करना है हमें। अब उसके लिए क्या है कि इंड्यूस्ड करंट जो मिलता है उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, वो भी 10th क्लास में पढ़ी थी हमने, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, 10th में पढ़ा है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो वही है, राइट हैंड रूल में क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो ये होगा करंट, इंड्यूस्ड करंट। ये जो फिंगर है, 4 फिंगर, वो दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड को, थंब मोशन ऑफ द कंडक्टर को बताएगा कि मोशन जो है कंडक्टर का किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये जो होगा मिडिल फिंगर, वो क्या बताएगी, इंड्यूस्ड करंट। समझ गए, राइट हैंड रूल, इससे निकल के आएगा करंट कैसे मिलेगा। ये समझ लो, अभी ये समझो कि ये कॉइल जो घूम रही है ये उसकी एक्सिस है, ठीक है। अब कोई भी कंडीशन समझ लो, ये सपोज ये वाली आर्म PQ जो आर्म है वो अंदर जा रही है, इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, अंदर। नॉर्थ साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ये थंब जाएगा मोशन में, तो अंदर जा रही है, तो ये अंदर जा रही है, तो करंट कहाँ आएगा, नीचे। ये डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड करंट। इसी से लगा के देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया ये N2S, थंब रखेंगे, मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर मैंने बोल दिया PQ अंदर जा रहा है, कॉइल ऐसे घूम रही है, तो ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा ये, तो ये कहाँ आएगा, ठीक है। यहां से करंट निकल के बाहर आएगा, यहां से, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। कैसा हो गया, पॉजिटिव। इसमें भी चेक कर लो, ये अंदर जा रही तो ये कहाँ आएगी, बाहर। ये बाहर, मैग्नेटिक फील्ड तो यही है, इसको बाहर ले आओ, थंब RS बाहर आ रहा है, तो ये बाहर आ गया, और ये कहाँ जाएगा, तो करंट की डायरेक्शन यहां से अंदर एंटर करेगी ये, तो ये कैसा टर्मिनल है, हो गया। अब बस यहीं से AC DC में कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया, करंट तो मिलने लग गया हमें। अब अगर हमें AC बनाना है कि DC, वो ये रिंग्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो याद है पुरानी वाली बात, कुछ याद, AC में क्या था, किस में क्या थी वो बता। अच्छा, दो अलग अलग थी, है ना, हैं क्या थी इसको, हाँ रिंग्स बोल दो, नॉर्मली रिंग्स बोल देते हैं उन्हें, जब वहां बोलते हैं तब हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग, क्योंकि वो स्प्लिट कर दिया, पार्ट कर दिया उसका। अब चेक कर लो इसे,
ये जैसे ही आज हाफ साइकिल पूरा होगा ये आर एस यहाँ आ जाएगा और ये पी क्यू कहाँ आ जाएगा। अब अगर आर एस यहाँ आएगा तो डायरेक्शन आर एस में कहाँ आएगी, नीचे। एक फिगर और बनाता हूं। अब आर एस आ गया यहां पर और पी क्यू पहुंच गया इस जगह पर, ठीक है। अब जब ये आर एस यहां आ जाएगा तो एक चीज कंफर्म है, क्योंकि हम लॉ अगर लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो उस कंडीशन में डायरेक्शन यही रहेगी, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि लॉ लगा के देख लो यही रहना ही है। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये अंदर जा रही है तो नीचे, ये वाली बाहर आ रही है ऊपर, तो डायरेक्शन तो यही मिलनी है। अब यहां पर हमें क्या करना है, अगर एसी बनाना है तो पोलैरिटी चेंज करनी है। पोलैरिटी चेंज करनी है तो फिर जो पहले जो पोलैरिटी है यहाँ पॉजिटिव, अब क्या बन जानी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव ये वाली तो बन नहीं रही है, तो बाहर ही आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन लेंगे यहां पर इससे, इस वाले का, और जो ये दूसरा वाला है इसका कनेक्शन ले जाएंगे इधर। तो अब ये यहां से बाहर निकला तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिव, और ये एंटर कर रहा है यहां से, तो ये कैसा हो गया, हाफ साइकिल पोलैरिटी चेंज हो